केबिन के अंदर सन्नाटा इस कदर गहरा चुका था कि सिर्फ दिया की चलती हुई सांसों की आवाज़ आ रही थी। आर्यन ने अपनी नज़रें रुद्रांश पर टिका रखी थी, लेकिन रुद्रांश की पीठ अभी भी उनकी तरफ थी और वह कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। अपने बॉस की इस खामोशी को उसका अंतिम हुक्म समझते हुए आर्यन भारी कदमों से आगे बढ़ा। उसने कस कर दिया का दाहिना हाथ पकड़ा और झटके से उसे अपनी तरफ घुमा दिया। दिया झटके से चौंक गई और डर के मारे उसकी आंखें खुल गईं। आर्यन की नज़रें जब दिया के आंसुओं से भीगे चेहरे पर पड़ी तो उसका दिल अंदर तक पसीज गया। उसे दिया का एक एक शब्द, उसकी एक एक दलील बिल्कुल सही लग रही थी। उस हालात में कोई भी स्वाभिमानी लड़की होती तो शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए वही करती जो दिया ने किया था। आर्यन रुद्रांश के गुस्से और उसके रसूख के आगे पूरी तरह मजबूर था। एक पल के लिए अपनी जिंदगी में पहली बार आर्यन के मजबूत हाथ कांप उठे। उसने पहले भी रुद्रांश के कहने पर कई खूंखार दुश्मनों और धोखेबाजों के साथ इससे भी बुरा बर्ताव किया था, लेकिन किसी ऐसी बेकसूर और मासूम लड़की के साथ यह सब वह पहली बार करने जा रहा था। उसके अंदर का इंसान चीख रहा था, पर बॉस का हुक्म सर्वोपरि था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, खुद को मजबूत किया और अपने हाथ में चमचमाता हुआ नुकीला नाइफ ऊपर उठाया। वह पूरी ताकत से वह खंजर दिया कि हाथ पर वार करने ही वाला था कि तभी केबिन की दीवारों को चीरती हुई रुद्रांश की एक बेहद कड़क और भारी आवाज़ गूंजी। रुको। वह आवाज़ सुनते ही आर्यन का हाथ हवा में ही थम गया और दिया भी खौफ के मारे कांपते हुए चौंक गई। रुद्रांश धीरे से पलटा। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उलझन भी साफ दिख रही थी। दिया की बातों ने उसके अहंकार की दीवार में एक छोटा सा छेद जरूर कर दिया था। वह अपनी भारी चाल चलता हुआ दिया के बिल्कुल करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद ठंडे लहजे में बोला, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी और अपना हाथ बचाने के लिए 2 ऑप्शंस देता हूँ। दिया और आर्यन दोनों बिना पलक झपकाए उसे देखने लगे। रुद्रांश ने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले और कड़क आवाज में कहा, पहला ऑप्शन, तुमने कल मेरे ही एम्प्लॉय के सामने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर एक घटिया इंसान होने का गलत इल्ज़ाम लगाया और मेरी बदनामी की। इसके लिए मैं अभी के अभी तुम पर एक कड़ा पुलिस केस करके तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा दूं। दिया का दिल बैठ गया। रुद्रांश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, या फिर दूसरा ऑप्शन, तुम अभी के अभी इसी वक्त मेरी इस टेबल पर पूरे 50 लाख रुपए कैश रखो और अपनी सहेली माया के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। अब फैसला तुम्हारा है। ये सुनते ही दिया और आर्यन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। 50 लाख रुपए एक मामूली मिडिल क्लास लड़की के लिए यह रकम किसी आसमान के तारे तोड़ने जैसी थी। दिया रोते हुए बदहवास होकर बोली, सर प्लीज़ सर, मैं जेल नहीं जाना चाहती, वहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं सर। ये रकम एक हाथ उठाने की सज़ा के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है सर, प्लीज़ मुझ पर रहम कीजिए। रुद्रांश के चेहरे पर एक क्रूर और अहंकारी मुस्कान आ गई। वह दिया के और करीब झुका और अपनी भारी आवाज़ में बोला, अच्छा तुम्हें यह रकम बहुत बड़ी लग रही है? ज़रा सोचो, अगर कल की यह बात बाहर मीडिया में और बिजनेस वर्ल्ड में हर जगह फैल जाती तो मेरे और मेरी इस कंपनी की रेपुटेशन का जो नुकसान होता वो इस 50 लाख की मामूली रकम से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता। मेरी इज्जत की कीमत तुम जैसी लड़की कभी नहीं समझ सकती। केबिन में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। दिया के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो वह जेल जाकर अपनी पूरी जिंदगी और परिवार को तबाह कर ले, या फिर 50 लाख रुपए का इंतजाम करे, जो उसके लिए नामुमकिन था। रुद्रांश की वो कड़क शर्त सुनकर दिया ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, गहरे सस्पेंस में कुछ सोचा और फिर अपनी आंखें खोलकर भरी हुई आवाज़ में बोली, देखिए सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पास अभी इस वक्त इतने पैसे बिल्कुल नहीं हैं। रुद्रांश ने एस्ट्रे में अपनी सिगार को झटकते हुए बेहद बेरुखी से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपना घर बेचो, अपनी माँ के जेवर बेचो या कंपनी से लोन लो, मुझे बस कल सुबह तक मेरी टेबल पर पूरे 50 लाख रुपए चाहिए, बात खत्म। दिया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और रोते हुए बोली, सर मैं दिल्ली में एक छोटे से किराए के कमरे में रहती हूँ, मेरे पास बेचने के लिए कोई घर नहीं है, मेरे पास कोई जेवर भी नहीं है सर, और अब तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। दिया की यह बेबसी और उसका यह रोना सुनकर पास खड़े आर्यन का दिल अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे उस मासूम लड़की के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वह मन ही मन दुआ कर रहा था कि बॉस इस लड़की पर कोई रहम कर दे। रुद्रांश ने दिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में बेबसी का वो सच साफ दिख रहा था। रुद्रांश अपनी टेबल के पास गया। कुछ सेकंड के लिए उसने कुछ गहरी प्लानिंग की और फिर पलट कर बोला, ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम कर्ज चुकाने का दूसरा रास्ता चुनो। अब से तुम यहीं इसी R3 एम्पायर में काम करोगे, मेरी पर्सनल शेफ के तौर पर। यह सुनते ही दिया और आर्यन दोनों के चेहरे पर झटके से हैरानी के भाव आ गए। रुद्रांश ने आर्यन की तरफ कड़क नज़रों से देखा और हुक्म सुनाया, आर्यन, इसे इसी वक्त माया की पोस्ट सौंप दो।
इसकी जो भी सैलरी बनेगी उसमें से हर महीने एक मिनिमम अमाउंट इस 50 लाख के जुर्माने के तौर पर कटती रहेगी। फिर रुद्रांश सीधे दिया के करीब आया और उसकी आंखों में झांक कर बेहद सख्त लहजे में बोला, और याद रखना लड़की, जब तक इस 50 लाख का एक एक रुपया पूरा नहीं हो जाता तुम यह नौकरी छोड़कर भागने की सोच भी नहीं सकती। समझ गई तुम? जेल जाने और हाथ कटने के खौफ के सामने दिया के लिए यह नौकरी एक वरदान जैसी थी। उसने तुरंत राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और जोर जोर से हाँ में अपना सिर हिला दिया। दिया को सही सलामत और अपने ही सामने जॉब पर देखकर आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और बड़ी सी स्माइल आ गई। वह मन ही मन बेहद खुश था कि उस मासूम की जान बच गई। दिया ने जब आर्यन को इस तरह मुस्कुराते देखा तो उसने भी नम आंखों के साथ आर्यन को देखकर एक छोटी सी थैंकफुल मुस्कान दी। दोनों के बीच एक मूक सहमति बन चुकी थी। तभी रुद्रांश की भारी और रोबीली आवाज़ पूरे केबिन में फिर से गूंजी, अब खड़ी क्या हो यहाँ, जाओ और कल सुबह बिल्कुल टाइम से ऑफिस आ जाना। लेट लतीफ़ी मुझे बर्दाश्त नहीं है। दिया ने अदब से अपना सिर झुकाया और हल्के कदमों से केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आज उसकी जान भी बच गई थी, उसका हाथ भी सलामत था और उसके पास शहर के सबसे बड़े होटल में एक शानदार नौकरी भी थी, भले ही वह 50 लाख के कर्ज के नीचे दबी थी। केबिन का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और दिया राहत की सांस लेती हुई वहाँ से चली गई। अब केबिन में सिर्फ रुद्रांश और आर्यन बचे थे। आर्यन की नज़रें सीधे अपनी चेयर पर वापस बैठ चुके रुद्रांश पर जाकर टिक गई। आर्यन का दिमाग इस वक्त पूरी तरह सुन्न था। वह पिछले कई सालों से रुद्रांश के साथ काम कर रहा था, पर आज तक उसने अपनी जिंदगी में कभी भी रुद्रांश को अपना लिया हुआ फैसला बदलते नहीं देखा था। जो इंसान एक बार जो कह देता था वो साक्षात पत्थर की लकीर बन जाता था, पर आज उसने उस लड़की का हाथ काटने का फैसला बदल दिया। रुद्रांश ने जब अपनी कड़क नजरें उठाईं और आर्यन को खुद को इस तरह उलझन में घूरते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने अपनी गहरी आवाज़ में पूछा, तुम यही सोच रहे हो ना आर्यन कि उस लड़की का हाथ क्यों नहीं काटा, जानना चाहते हो? आर्यन ने बिना एक पल गंवाए बड़ी उत्सुकता से हाँ में अपना सिर हिला दिया। रुद्रांश अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे की तरफ झुका। उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और बेहद गंभीर लहजे में बोला, मेरा वो फैसला उस लड़की के आखिरी सवाल का जवाब था। आर्यन। यह सुनकर आर्यन ने एक बार फिर अपना सिर खुजाया, मानो उसे बॉस की यह गहरी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने उलझन में पूछा, सर मैं कुछ समझा नहीं। रुद्रांश ने एक ठंडी और भारी सांस ली और केबिन की विशाल कांच की खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मुझसे क्या कहा था आर्यन? उसने कहा कि मैं उसका हाथ काट सकता हूँ अगर मुझे ये लगता है कि ऐसे वक्त पर हर लड़की को चुप रहकर बस सब कुछ सहना चाहिए। याद आया? आर्यन ने धीरे से कहा, जी सर। रुद्रांश की आंखें इस वक्त बेहद शांत पर दृढ़ थीं। वह आगे बोला, मैं एक ऐसा इंसान हूँ आर्यन जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बिजनेस वर्ल्ड के लिए, अपने दुश्मनों के लिए डर और खौफ का दूसरा नाम हो सकता हूँ, पर मैं इतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं। कोई लड़की अमीर हो या मामूली, चाहे वो किसी बड़े खानदान से हो या किराए के कमरे में रहने वाली शेफ, सबकी इज्जत एक बराबर होती है। रुद्रांश की आवाज़ में एक अजीब सी कड़क सच्चाई थी। उसने अपनी मुट्ठी टेबल पर टिकाई और आगे कहा, और किसी भी गलत इंसान के आगे, किसी भी लड़की को कभी नहीं झुकना चाहिए। इस दुनिया में किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना ही अमीर या ताकतवर क्यों ना हो, किसी लड़की के साथ गलत हरकत करने या उसे उसकी मर्जी के बिना छूने का कोई हक नहीं है। कल उस लड़की को लगा कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझ पर हाथ उठाया। उसने अपने आत्मसम्मान के लिए स्टैंड लिया, और मैं एक लड़की को अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने की सज़ा में उसका हाथ काट दूँ? नहीं आर्यन, रुद्रांश राजपूत इतना छोटा नहीं है। रुद्रांश की यह बातें सुनकर आर्यन के दिल में अपने बॉस के लिए इज्जत 1000 गुना और बढ़ गई। उसे समझ आ गया कि रुद्रांश भले ही बाहर से नारियल की तरह सख्त और खतरनाक दिखता हो, लेकिन अंदर से उसके अपने कुछ बेहद मजबूत उसूल और कायदे हैं जिन्हें वो कभी नहीं तोड़ता। रुद्रांश ने अपनी बात खत्म की, अपनी फाइल खोली और वापस अपने उसी ठंडे और कड़क बॉस वाले टोन में बोला, लेकिन उसने मुझ पर हाथ उठाया है, इसलिए 50 लाख का जुर्माना और मेरी पर्सनल शेफ बनकर कर्ज चुकाने की सज़ा बरकरार रहेगी, ताकि उसे अपनी लिमिट्स याद रहे। अब जाओ और कल के काम की तैयारी करो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और गर्व के साथ केबिन से बाहर निकल गया। लिफ्ट से बाहर निकल कर दिया जैसे ही धड़कते दिल के साथ नीचे VIP किचन विंग की तरफ आए, वहाँ कोने में छिपी माया ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। दिया को सही सलामत वापस नीचे आया देख काउंटर पर काम कर रही प्रिया भी अपना सारा काम छोड़कर भागती हुई उन दोनों के पास आ गई। माया का चेहरा अभी भी गुस्से और घबराहट से लाल था। उसने दिया के कंधे पकड़कर झकझोरते हुए कहा, दिया अब तो सच सच बता दे यार, ऐसा क्या किया था तूने कल यहाँ
जिसकी वजह से मेरी नौकरी पर बनाई थी और मुझ पर 50 लाख का जुर्माना लग गया था। दिया ने एक गहरी सांस ली। उसने पहले गुस्से से हाँफती हुई माया को देखा, फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़े खड़ी प्रिया की तरफ देखा। अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं था। दिया ने दोनों को थोड़ा कोने में लिया और कल दोपहर उस केबिन में जो कुछ भी हुआ था, उसकी ड्रेस का फटना, रुद्रांश का उसके पास आना, आई कार्ड देखना और डर के मारे दिया का रुद्रांश के गाल पर वो करारा तमाचा जड़ देना, उसने धीरे धीरे सब कुछ सच सच बता दिया। बात खत्म होते ही माया और प्रिया की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। कुछ सेकंड के लिए पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक माया की आंखों में आंसू आ गए। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने कसकर दिया को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, ओह गॉड दिया, सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि कल मेरी वजह से तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। तेरी इज्जत पर बात आ गई थी और मैं पागल यहाँ तुझ पर ही गुस्सा कर रही थी। मुझे माफ कर दे यार। दिया ने मुस्कुराकर माया की पीठ थपथपाई। अरे पगली, इसमें तेरी क्या गलती, वो तो बस एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी प्रिया ने दोनों के आंसू पोंछे और माहौल को हल्का करते हुए ताली बजाकर बोली, चलो भाई, अब ये रोना धोना छोड़ो और सेलिब्रेट करते हैं। जो हुआ सो हुआ, पर इस पूरे ड्रामे का एंड कितना हैप्पी हुआ है। अब से तुम भी हमारे साथ इसी आलीशान किचन में काम करोगी। और हाँ दिया, अब तो तुम्हें रोज वो वर्ल्ड फेमस टेस्टी डिश देखने का मौका भी मिलेगा। ये सुनते ही दिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने शर्माते हुए प्रिया और माया की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाया, हाँ यार, वो सब तो ठीक है, पर पता है, अभी जब मैं केबिन से बाहर आ रही थी तो उन्होंने मुझे देखकर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल भी दी थी। ये सुनते ही प्रिया झटके से चौंकी। क्या सच्ची? माया की तो आंखें ही बाहर आ गईं। वह दिया के और करीब आई और अपनी उंगली नचाते हुए बोली, अबे ओए, ये क्या मैटर है? साक्षात यमराज द ग्रेट रुद्रांश राजपूत किसी लड़की को देखकर स्माइल पास कर रहे हैं। मुझे भी बता, पूरा चक्कर क्या है? दिया का चेहरा गुलाबी हो गया। वह अभी भी इसी गलतफहमी में जी रही थी कि केबिन में साइड में खड़ा वो लड़का ही असल में बॉस है और जो चेयर पर बैठा था वो कोई और था। वह चहकते हुए बोली, हाँ यार, जब उन्होंने कहा कि कल से टाइम पर आ जाना, तब उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर कितनी सुंदर स्माइल थी। अब तीनों सहेलियां वहीं काउंटर के पास खड़ी होकर उस बॉस की स्माइल और कल से शुरू होने वाली नई नौकरी के बारे में मजे से बातें करने लगीं। दिया को लग रहा था कि उसका आने वाला कल बहुत खूबसूरत होने वाला है, पर वह यह नहीं जानती थी कि कल सुबह जब वह पर्सनल शेफ बनकर रुद्रांश के सामने जाएगी तो यह स्माइल वाला भ्रम टूटेगा और असली सस्पेंस शुरू होगा। जैसे ही आर्यन रुद्रांश के उस खौफनाक और